बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम ना सिर्फ मुस्बत सोच की बात करेंगे बल्कि मुस्बत इक़दामात की भी बात करेंगे। तो पहला इक़दाम जो इंतहाई ज़रूरी है वो हम ये देख रहे हैं कि आजकल चूँकि मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती गर्मी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है पानी की, क्योंकि आपने अपनी हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना होता है, तो पानी आपने पीना होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पानी पीते रहें। तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं शहरबानों के वाटर बॉटल्स, लोग उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल बढ़ जाता है स्पेशली बच्चों में जो स्कूल गोइंग बच्चे देखिए ना, हमने भी वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं। अच्छा, ये तो प्लास्टिक की वाटर बॉटल है। वैसे ज्यादातर मतलब इसमें काफी टाइप्स की आती है ना वाटर बॉटल। प्लास्टिक की भी यूज होती है, प्लास्टिक की भी यूज होती है, लेकिन ये तो डिस्पोजेबल भी होती है ना, कई आप लोग एक वन टाइम यूज करके फेंक देते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ ऐसी बोतलों के हवाले से, पानी फ्रिज में रखी जाती है मोस्टली, बिल्कुल, जिनका इस्तेमाल बार बार होता है, बार बार किया जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने जो तहकीक आई है वो ये आई है कि जी इसको बगैर धोए इस्तेमाल करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये वैसे जब मुझे भी पता चला ये रिपोर्ट पढ़ के, तो मैं भी मतलब लिटरली शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड कि हम तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद धोते हैं जब लगता है कि थोड़ी सी गंदी हो रही है, चलो धो लेते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन कहाँ क्या गया है। बिल्कुल शहरबानो, तहकीक में ही सामने आया कि अगर आप पानी की बोतल को बगैर धोए इस्तेमाल करते जाएं तो इसमें बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाते हैं जो कई बीमारियों का सबब बनते हैं। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इनकी जो तादाद बताई गई है ना इन बैक्टीरियाज की, 40,000 गुना किसी भी टॉयलेट से, अगर किसी टॉयलेट में जो जर्म्स मौजूद होते हैं उनसे 40,000 टाइम जो है वो ज्यादा तादाद इन बैक्टीरिया की एक अनधोई पानी की बोतल, अनधोई लफ्ज़ होता है बगैर धोई बोतल, मतलब इतना किसी के टॉयलेट में बैक्टीरियाज नहीं होते जितना उस पानी की बोतल में होते हैं। और मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि उनकी पानी की बोतल देख के ना तरस आ रहा होता है कि खुदा का वास्ता इसको धो लो, अब तो इसकी रंगत भी मांद पड़ गई है, खराब हो गई है, धो लो। तो ये सुनकर मैं तो हैरान हो गई और कहा ये गया है माहिरीन की जानिब से कि आप दिन में एक दफा अपनी पानी की बोतल को जरूर धोएं। और वो धोना ये नहीं है कि आपने पानी में डाल दिया और फिर उसके बाद आपने खंगाल के रख दिया। नो, आपने उसको अच्छे तरीके से जो आपका है सोप, उसके साथ आपने इसको वॉश करना है, और जो बर्तनों वाला साबुन है उससे वॉश करना, मुंह धोने वाले से नहीं करना। देखिए, आपको जो भी दस्तयाब हो ना, वो कहते हैं जरासीम कुछ, जरासीम बैक्टीरिया कुछ, जो भी मटेरियल आपके पास हो उसे बोतल दो। बस ये करें कि अपनी रूटीन बना लें। सुबह के टाइम जब आप उठेंगे, पानी आपने उसमें भरना है दोबारा, तो कोशिश करें कि उसको अच्छे से वॉश करें सोप के साथ। और आजकल तो बड़े ज़बरदस्त बॉटल धोने के लिए ब्रशेज़ मिलते हैं, फीडर वाले ब्रशेज़ मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें। तो उस ब्रश पे आप साबुन लगाएं और वॉश कर दें। खैर, ये तो हमने बता दिया आपको कि बॉटल आपने साफ़ करनी है। अब आपके लिए खुशखबरी भी है, क्यों ना वो भी आपके साथ शेयर की जाए। तो महंगाई की हमारे आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि रिलीफ मिल रहा है आपको पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में, और अच्छा रिलीफ मिला है। रिलीफ जनाब 39 पैसे सस्ता किया गया है। 15 रुपए 39 पैसे जो है वो इसकी कीमत में कमी हुई है, 15 रुपए, और बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम जब भी खबरें सुनते हैं पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ रही होती है, लेकिन जब भी रिलीफ मिलता है तो सुकून आ जाता है। और नई कीमत जो है वो अब 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। बिल्कुल, डीजल की कीमत की अगर बात की जाए तो 7 रुपए 88 पैसे इसमें कमी की गई है। मिट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे सस्ता हुआ है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत जो है 7 रुपए 54 पैसे कम कर दिए गए हैं इसमें। तो अगर पेट्रोल की अमूमन बात होती है ज़्यादा, तो पेट्रोल जो है वो 15 रुपए कम कर दिया गया है, 15 रुपए 39 पैसे। मैं पहले 15 रुपए अंदर ही हज़फ कर गई थी, मैंने कहा ज़रा एक शॉक खबर देती हूँ, 39 पैसे। आप अपने ज़हन में इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी थी कि 15 रुपए हो चुका है, या आपको समझ, मैं आपका रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन आपने मेरा रिएक्शन खराब कर दिया। आपने कहा शायद 15 रुपए कम की और 39 पैसे ये कम हुए पेट्रोल की कीमतों में। तो अब मैंने देखा अजीम, जब मैं बढ़ रही थी आप जमाई ले रहे थे, तो जमाई क्यों ले रहे थे मुझे पता। जमाई मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि कुछ दोस्त यार हैं मेरे, तो जिनको जब मैंने पेट्रोल सस्ता होने की खबर बताई, उन्होंने जमाई ले ली। वो आगे से रिएक्शन कुछ ऐसा ही था उनका कि जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप नॉर्मल रूटीन में जमाई लेके बात कर रहे होते हो, कहते हैं 15 रुपए बढ़ जाएगा, 15 रुपए सस्ता हुआ है, 18 रुपए बढ़ जाएगा। यही बात है। तो ये डरते भी हैं लोग बेचारे कि क्या करें, हमें इतनी आदत हो गई है कि हमें कोई अब खुश क्या कहते हैं अच्छी खबर भी मिले दिल पे, तो वो परेशान हो जाते हैं उल्टा लोग कि ये आने वाले दिनों में लगता है कुछ ज्यादा बुरी खबर आनी है,
है, शायद इस वजह से उसे पहले थोड़ा रिलीफ है बाहर, लेकिन चले हमने रिलीफ कुछ तो है। दिन पहले जमाई के हवाले से एक रिसर्च के बारे में बताया था, आज जी। भी आपको बताएंगे। एक अजीबोगरीबी वाक़या हुआ। अमेरिका में एक खातून ने जमाई ली और वो 21 साल लड़की थी, और ज़ोरदार जमाई के बाद उनका मुंह जो है वहीं पर स्टक हो गया, और वो आप वीडियो भी देख सकते हैं, विजुअल्स, वो वापस आ ही नहीं रहा था। तो बहुत तकलीफ़ और बहुत घंटों के बाद, डॉक्टरों की बहुत मेहनत के बाद और दवाओं के बाद, जिस तरह से उनकी मेडिकेशन की गई, उसके बाद जाकर कहीं उनका मुंह नॉर्मल हुआ, यानी जो ये वाला फेस का ये वाला हिस्सा है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि जब भी आप जमाई लें तो हाथ जो है वो मुंह के ऊपर रखें, तो यहाँ तक कहा जाता है कि ज़रा उसको पकड़ें। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए बहुत जमाई मुंह मत लेते खोल हुए, के सामान जमाई। क्योंकि ये जबड़े जो हैं ये अपनी जगह से हिल जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से फिर वो लॉक हो जाता है। आपका जिस पोजीशन में वो जबड़ा होता है वो वहीं पे लॉक हो जाता है, और वो विजुअल्स आप देख सकते हैं कि बेचारी 21 साल जो अमेरिकी खातून है कितनी मुश्किल में, लेकिन बहरहाल रिलीफ इन्हें ये मिला है कि काफ़ी देर के बाद जो है इनका ये जबड़ा अनलॉक हुआ है और ये वापस अपनी पोजीशन में आया। तो जमाई इतनी ज़ोर ज़ोर से ना लें, जमाई लेते हुए बड़ा ख्याल करें। हमारे यहाँ तो बड़ी कॉमन रूटीन है, शहरबानो जमाई आती है पूरा मुंह खोल के, अगले का भी दिल ख़राब कर देना है, जमाई लेनी है बस। तो प्लीज़, वैसे हमें जो एटिकेट्स और तमीज़ सिखाई जाती है उसमें ये है कि आपने जब भी जमाई लेनी है, आपका हाथ जो है मुंह के सामने होता है कि आपका एक तो मुंह बुरा ना लगे, और दूसरा मैंने जो सुना ना, डॉक्टर्स कहते हैं थोड़ा सा अपना फेस पकड़ के रखें। सही, हम ये जो भी सिर्फ अच्छी हाथ प्रैक्टिस रखते है, हैं ताकि आपका जबड़ा जो है वो ज्यादा मूव ना हाँ। करे। तो ये लेकिन अब चीजें बात हैं। सारी हाजिर दिमागी की है ना कि उस मोमेंट पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद भी रहे। अब वो हो गया, उस हालत में तो इतनी बेतकल्लुफी होती है कि आप यूं पूरे फ्लो के साथ यूं खोल लेते हैं। तो ये जी जमाई के हवाले से कि आपने जमाई लेते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है वो हमने आपको बता दिया है। अब आपके साथ एक और दिलचस्प खबर शेयर करते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें है, और ये है कि जी कराची के साहिल पर एक नायाब और हैरत अंगेज़ मंजर देखा गया है। जिसने भी ये मंजर देखा हैरान हो गया। इसकी वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, और वायरल वीडियो में साहिल के किनारे आने वाली लहरों में दिलकश और पूरे सरार नीली रोशनी को देखा गया है। तो माहिरीन का ये बताना है कि जी साहिल की इन लहरों पर नज़र आने वाली ये जो नीली रोशनी है, ये एक कीमियाई अमल है, बायोल्यूमिनेसेंस। बिल्कुल, इसको ये कहते हैं। और एक सरसों के दाने से भी छोटा समंदरी जानदार होता है, वो रोशनी खारिज करता है। तो वैसे अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर तो ये आए रोज़ सिलसिला चलता रहता है। तो लगता है सफ़र करते करते ये जो जानदार है ये पाकिस्तान पहुँचा, और फिर इसने रोशनी जो है खारिज की तो हम तक पहुँची। नीली चमक है, सब्ज़ भी लगती है, ये सब्ज़ रंग भी कभी कभी महसूस होता है। माहिरीन के मुताबिक समंदर में नेक्टिलुका और सेंटिलेंस, ये इनकी मौजूदगी की वजह से समंदरी हयात की फरावानी की ये निशानदही है, और ये एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये रोशनी खारिज की जाती है। कहा जा रहा है कि रात के टाइम पे ये ब्लू होती है, और दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी में ये ग्रीन होते हैं पार्टिकल्स और चमकते हैं। और कई दफा ये ऐसा होता है कि आप जैसे सूरज गुरूब हो रहा होता है तो ये आपको वाइट भी नजर आती है। अच्छा, हाँ। तो वैसे ये इंटरनेट जो है, एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंने एक रिसर्चर को सुना था, उसने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कि लोग इसको समझते हैं शायद कोई मौजज़ा हो गया, ये समझ गए, ये मौजज़ा नहीं है। जैसे हम भी ये खबर बता रहे हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक जानदार है जो ये रोशनी खारिज करता है। तो इस तरह से वो सफ़र करता 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 आ गया होगा हमारे मुल्क में भी, तो उसने ये रोशनी खारिज की। तो वैसे बड़ा खूबसूरत मंजर है, ऐसा लगता है आप परियों के जहान में चले गए। शहरबानो रोशनियां तो हमारे सियासतदान भी खारिज कर रहे हैं आजकल। तो सियासत की बात कर लेते हैं, मुल्क की सियासत पर नजर दौड़ाते हैं जी। तो हवाओं का रुख अब कुछ बदलता नजर आ रहा है। पीटीआई पर किस्मत की देवी मेहरबान होने लगी है। बानी पीटीआई एक बार फिर अदलिया से बड़ा रिलीफ हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन साइफर और इद्दत केस में सजा की वजह से वो रिहा नहीं हो सकते हैं। उधर लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ केस में भी बानी पीटीआई को 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है, जबकि नैम तरामीम केस में आज बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इम्कान है। वीडियो लिंक के जरिए उनकी पेशी को आज यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए थे गुज़िश्ता समात में। दूसरी जानिब केपी में हम ये देख रहे हैं जी कि वज़ीर आला केपी और गवर्नर के दरमियान एक सर्द जंग है, शदीद लफ्जी गोलाबारी हो रही है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से लड़ाई है क्या? इतनी शदीद जो बयानबाजी हो रही है, क्या वजह है? बेसिकली अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने गवर्नर हाउस में आपने उनको दावत दी कि आए खाने के लिए, मगर अगर उनकी बात करें तो उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में आपका दाखिला ही रोक दिया है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नर बनने के बाद जो मैंने पहली प्रेस टॉक की गवर्नर हाउस में हल्फ के बाद, वो भी आपने देखी होगी, उसके बाद जी, भी जी। आपने मेरी प्रेस टॉक्स देखी होंगी। लेकिन अगर वज़ीर आला साहब को अगर फोबिया हो गया हो गवर्नर हाउस का और उसको नींद ना आ रही हो, तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो उनको मैंने हमेशा कहा और मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस से कोई साजिश के बुए। हम कभी भी मरकज़ और सूबे की लड़ाई नहीं चाहते, हम सूबे की तरक्की चाहते हैं। लिहाजा इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास काम करने को नहीं है। ये अपनी नालायकी, नाअहली और कोताही को छुपाना चाहते हैं इसी जो है लफ्ज़ जंग में। और कभी क्या कहते हैं, आप भाई आप डिलीवर करें, आपको लोगों ने मैंडेट दिया नहीं दिया वो तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप जो है अब सीएम हैं, आप अपना रोड मैप दें। आप बताएं, मुझे बताएं कि सूबे ने बताएं कि पीएसडीपी अभी जो आने वाली है बजट में, उसके लिए कौन कौन से खैबर ख्वाह के मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिसके लिए हम लड़ें कि हमारे ये मेगा प्रोजेक्ट्स है, इसको बजट में रिफ्लेक्ट किया जाए। हमारे और बहुत सी चीज़ें हैं। आप देखें, आपको पीपल्स पार्टी की वजह से देखें, जब 7वां NFC अवार्ड हुआ, जिसकी वजह से आज हमारे सूबे को 1% एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा जो है वो मिल रहे हैं डिविजिबल पूल से। इस साल तकरीबन 90 अरब रुपए जो है मिले। ऐसे एवरेज 50 से 60 रुपए मिल रहे हैं, और वो सिर्फ मिल रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर पे। आप मुझे बताएं, हमारी पुलिस की तनख्वाहें सबसे कम है, उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास कोई चीज़ें नहीं है, वो पैसे कहाँ उड़ाए हैं? जब हम इनसे पूछते हैं कि पैसे किधर हैं, फिर ये जो है ना ऑल फॉल बोलना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे, मैं आज भी उनको दावा दूंगा, अगर आपने सूबे को चलाना है, आए मिलकर सूबे को चलाएं। आप अपनी जो है कानूनी तौर पर अगर हम देखें, आइन और कानून के हवाले से जब बात की जाती है तो कहा यह जाता है कि गवर्नर एक सेरेमोनियल ओहदा है। तो क्या गवर्नर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये सब चीज़ें पूछ सकता है सीएम से? देखिए, मैं एक खैबर ख्वाह का शहरी भी हूँ। ये शहरी पूछते हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं, मेरे पास भी पूछते हैं। लेकिन देखें, अब चलो मैं नहीं पूछता, आप पूछ लें। आपको लोग कहते हैं ना, हमें पुलिस वाले अफसरान आते हैं, जवान आते हैं कि जी हमारी ये सूरत हाल है, ये पैसे है, ये कभी BRT पे लगा लेते हैं, कभी बिटवेशन पे। आज आप कहते हैं, हमेशा आप सिंध पे तनकीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सूबे का काम है, तो यहाँ पर भी तो सूबे का काम है ना। जब वज़ीर आला के हल्के में उसके अपने गांव के साथ जज अगवा हो रहे हों, लकी सीमेंट फैक्ट्री पे हमले हो रहे हों, हमारे उसके जो एजेंसीज़ के लोग जो हैं मारे जा रहे हों, तो आप कस्टम इंटेलिजेंस के लोग मारे जा रहे हों, पाक फ़ौज के लोग मारे जा रहे हों, सिविलियन और पुलिस के नौजवान मारे जा रहे हों, तो क्या हम सवाल नहीं करें? क्या वो अपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं? वो कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात करते हैं, कभी गवर्नर हाउस की चढ़ाई की बात करते हैं। आपसे अपना ज़िला संभाला नहीं जाता वहाँ पर। आज मुझे जो है, आज सुबह आपके इससे पहले मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरे इलाके के लोग, कि हमारी ट्रैफिक जो है वो 3-3, 4-4 घंटे ब्लॉक हो जाती है। जब डी खान के साथ होते हैं कि जी ख़तरा है, आप लोग नहीं जा सकते, 4-4 घंटे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। ये सिचुएशन है उसके अपने मौसूफ के ज़िले की, और वो मतलब है कि बदमाशियां पूरे पाकिस्तान में करते हैं। अपने ज़िले की लॉ डाउट के बतौर गवर्नर आपकी आम लोगों से भी मुलाकात होती होगी, आप उनके मसाइल भी जानते होंगे, या आपकी पूरी टीम होगी जो आप तक पहुंचाती होगी ये तमाम सूरत हाल। तो ये बताइएगा कि लोगों की क्या राय है, वो मुतमईन है सीएम KP से? देखें, ये गवर्नर हाउस सेरेमोनियल गवर्नर हाउस नहीं है, ये गवर्नर हाउस अवामी गवर्नर हाउस है। मेरे दरवाजे हर खैबर पख्तूनख्वा और हर पाकिस्तान के शहरी के लिए खुले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो आम शहरी है। मेरे दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, उनके मसाइल हैं वो बयान भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मसाइल करें। सबसे पहले कंसर्न लोगों का जो है वो इसी पे है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके बाद इकोनॉमिकल क्राइसिस, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, आप अगर उस पर तवज्जो नहीं देंगे। अब मौसूफ साहब कह रहे हैं कि मैं जी पेस्को दफ्तर पे हमला करूँ। जी। भाई आप ये मतलब है कि इन्होंने बगैर भाई अगर आपको पेस्को चाहिए, मैं सिफारिश करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से, ये पेस्को टेस्को हमारे पास 3 डिस्कोस हैं, ये सूबे को दे दें, लेकिन इनको चलाना है। वो अच्छी बात के लिए कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग कम की जाए, इसलिए अगर आप कम नहीं करेंगे तो फिर मैं कब्जा करके काम कराऊंगा। मैं अवामी रिलीफ की बात नहीं कर रहा। नहीं, देखें उसका फोरम होता है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ज़्यादती हो रही है, लोड शेडिंग ज़्यादा है, गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा है। गैस हमारा हक बनता है खैबर पख्तूनख्वा का, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 160 कि हमारे सूबे में सबसे पहले गैस हमारे शहरियों को मिलेगी, उसके बाद बाकी हमारे पड़ोसी सूबों में जाएगी। अब उसके फोरम्स हैं, उसकी ये नहीं है। अगर आपको चाहिए, आप पेस्को रन करना चाहते हैं, आप टेस्ट को रन करना चाहते हैं, आप हज़ारा की कंपनी रन करना चाहते हैं, फोरम्स मौजूद हैं, आएँ। हम वफाकी हुकूमत से कहते हैं ये तीनों जो है डिस्कोस वो सूबाई हुकूमत को दे दें, और सूबाई हुकूमत जो है इसको डिलीवर करे, लोड शेडिंग ज़ीरो कर दे, ताकि हम बाकी सूबों को भी कहें कि आप इसको फॉलो करें सूबे को। लेकिन ये नहीं है कि मैं कब्जा कर दूंगा, मैं जेल ब्रेक कर दूंगा। सही बात की आपने कि फॉरम्स मौजूद हैं, फॉरम्स पे आके बात करें। ये वज़ीर आला के मनसब
बिल्कुल। ये वज़ीर आला ठीक के है। मनसब के पास से जेब नहीं देता। तो कुंडी अगर साहब, ये आप छोटे सिचुएशन जो चल लोगों रही को बड़े है, ओहदों इसमें पे तो बिठा देते आपके तो जो फिर- रिलेशन है ये सूबाई हुकूमत के साथ कैसे बेहतर होंगे? ऐसी सूरत में तो लगता है कि ये मजीद हालात ख़राब होंगे। देखें, मैंने जब पहले कहा कि मैंने अपनी जो है ओथ के बाद जो स्टेटमेंट दी, मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दी थी, परसों भी दी थी, ओथ से 3-4 दिन पहले भी दी थी। देखें, अगर ये अच्छे रिलेशन चाहते हैं हम बिल्कुल उसको वेलकम करते हैं। अगर ये अच्छे रिलेशन नहीं चाहते हैं, अपनी नाअहली, नाकामी, कोताही इन डायलॉग्स में छुपाना चाहते हैं, तो हम छुपाने नहीं देंगे। आप डिलीवर करें, आप प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, आप लोगों को डिलीवर करें। लोगों ने आपको मैंडेट दिया या नहीं दिया, आपने अभी सूबे में काम करना है तो आप काम करें सूबे में। इस चीज़ से आप नहीं कर सकते कि आप कभी एक जगह डायलॉग मारते हैं, कभी किसी को तड़ी दे होते हैं, कभी किसी को तड़ी दे होते हैं। ये नहीं है। लोग कहते हैं आप डेवलपमेंट करें, बाकी सूबे हमसे आगे निकल गए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर NICVD जैसे हों जिसमें हर शहरी का मुफ्त इलाज हो, SIUT जैसे हॉस्पिटल हो, साइबर नाइफ जैसे हॉस्पिटल हो जिसमें शहरी वॉक इन करे और इसका फ्री इलाज हो। ये ना हो कि आपने वो एक सेहत कार्ड दिया है, एक लिमिट तक बंद हो जाता है, कभी चल रहा है कभी नहीं, मखसूस अस्पतालों में दिया हुआ है। हम कहते हैं ऐसे हॉस्पिटल हो जिसमें एक शहरी, हमारे सूबे का शहरी वॉक इन करे। जमात की सियासत भी आम आदमी के लिए है और कहते तो PTI वाले भी यही हैं कि जाहिर है कि आम आदमी के लिए सियासत की जाती है ताकि उसको रिलीफ मिले। तो ये पॉसिबल नहीं है सर कि जो सजेशंस आप दे रहे हैं अभी हमारे प्रोग्राम में, यही आप बराह रास्त CM KP को बुलाएं, दोनों बैठकर एक अच्छी पॉलिसी डिवाइस करें और फिर इकट्ठे ही अनाउंस करें कि जी हम KP की आवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं। देखिए, उनके जहन से गवर्नर हाउस का फोबिया हटेगा तो फिर कुछ करेंगे ना। अब उनको ये फोबिया हो गया कि शायद गवर्नर राज लग रहा है, तो मैं उनको बता दिया कि गवर्नर हम किसी सियासी यतीम को सियासी शहीद, देखिए मैं कह रहा हूँ उनको कि हम किसी भी सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। बिल्कुल वेलकम करता हूँ आए। मैं तो ये चीज़ें बताई हैं, इसमें जो है इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। ये सपोर्ट दें। मैं इनको गारंटी देता हूँ कि मैं फेडरेशन से आपके लिए NICVD, SIUT, साइबर नाइफ जैसे हॉस्पिटल आपके जो है वो इस अपने सूबे में और आपके सूबे में लाऊंगा। मैं फेडरल में खैबर पख्तूनख्वा की हकूक़ की जंग लड़ूंगा। हमारी जो वसाइल की जंग है वो आपका वकील बनूंगा, लेकिन उसके लिए फोरम्स हैं। अगर आपने मुझे आज मॉर्निंग शो में बुलाया है और मैं सुनूं टीवी के बजाय किसी और चैनल में चले जाऊं और बोलूं कि मुझे आपने बुलाया, बोलेंगे आप किधर से आ गए, तो आपको प्रॉपर फोरम्स में जाना पड़ता है। आप प्रॉपर फोरम्स पे जाएंगे तो आप दलील और दलाइल से केस जीतेंगे। आप गुंडागर्दी और बदमाशी से केस नहीं जीतेंगे। तो PTI बानी PTI जो है उनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें उनको रिहा कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखें, अदालतें, हम अभी भी कहते हैं कि आज़ाद अदालतें जो भी फैसला करते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। अभी उन्होंने बहुत से ऐसे करतूत किए जिसमें उनका, मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी ज़मानतें होनी है। उनके अपने करतूत आज उन्होंने बिठाया हुआ है। लेकिन आज देखें कि वो 7 स्टार होटल में रह रहे हैं जहाँ पर जिम भी है, जहाँ पर उनके अपने मेन्यू के जरिए उनको खाने भी मिलते हैं। तो वो सारे सियासतदान ही रहे, जब भी सियासतदानों को भेजा जाता है सबको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं ना। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लें। आपको अमेरिका की तकरीर याद है इमरान खान की जो स्टेडियम में खड़ी की थी कि जेल जो है 5 स्टार होटल बने हुए हैं, इनसे मैं पंखे उतार दूंगा, TV नहीं होना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी साहब से दवाइयों के लिए भी फ्रिज नहीं दिया, दवाइयों के लिए उनसे फ्रिज ले लिया गया था। और ये जो है 5 स्टार होटल में रहते हैं, इनको अब वही चीज़ मैं तो हुकूमत से मुतालबा करूँगा जो इमरान खान ने अमेरिका में स्पीच की थी उसका वेबरेटम निकाल लें और मैं समझता हूँ कि वही चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहिए जो इमरान खान की ख्वाहिश थी। तो आज वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये क्यों 7 स्टार होटल में रहे और बाकी जो है बाकी ये बताइएगा कि PTI का कुछ, तो बाकियों के लिए भी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का सर कुछ चेंज ऑफ प्लान नजर आया इस हवाले से, क्योंकि जब हुकूमत नहीं बनी थी उससे पहले हमने ये भी खबरें सामने आती रही हैं कि इल्हाक की कोशिश की जा रही है, को राब्ते किए जा रहे हैं PTI के साथ हाथ मिलाया जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी समहाउ। लेकिन अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तकरीर उन्होंने कौमी असम्बली में की और 9 मई के हवाले से बिलखुसूस वो तो बड़ा खुलकर गरजे बरसे PTI पे, तो कोई चेंज ऑफ प्लान है? देखें, जो आपकी बात की हमारी कोई ऑफिशियल उनके साथ ऐसी बातचीत नहीं हुई। अगर पर्सनल उस पर हुई है कि अगर मेरा कोई दोस्त है या कोई और है, हमारा कोई जानने वाला है PTI में और हम बैठ के पॉलिटिकल बातें करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई ऑफिशियल उनके साथ बातचीत हुई। उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई थी जिनको उन्होंने इख्तियार दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो डायलॉग्स कर सकते हैं। उनके साथ न किसी ने रब्ता किया और न जो है हमने उनसे रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ये बन रहे हैं, मेजॉरिटी पार्टी है और हम उनकी मिन्नत करें आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। उनको चाहिए कि मतलब कौन बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, वो बन रहे थे। मेजॉरिटी पार्टी वो समझ रहे थे कि हम हैं, हालांकि वो थे नहीं, आज़ाद उम्मीदवार थे।
तो उनको रब्ता करना चाहिए था। हमने कोई ऐसा रब्ता नहीं किया। और जिस दिन तक बात यह है कि 9 मई इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है NRO मिल जाए 9 मई पे और बाकी केसेस में, लेकिन मैं नहीं समझता कि NRO उनको मिले। खुद उनके लीडरान कहते हैं कि हमें जो है आर्मी चीफ से और DGSI से बात करनी है। जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं और कहते हैं फ़ौज की मदाखलत ना हो, तो इनका ये वतीरा रहा है कि जो भी हाजिर सर्विस आता है जर्नल उनके पाँव पड़ना चाहते हैं और जो रिटायर हो जाते हैं उनके गले पड़ना चाहते हैं। सही। अच्छा कुंडी साहब, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक तो कौमी हीरो करार दिया जाए, उसके बाद करेंसी नोटों में उनकी तस्वीर छापी जाए। तो इस पर बड़ा लोगों ने ये इस बात को फैसला तो खैर नहीं हुआ, पसंद नहीं किया। तो ये आप कैसे समझते हैं कि कायद की तस्वीर हटाकर उनकी तस्वीर लगाई जाए? देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन के साथ जो ज़्यादती हुई है, आप मुझे बताएं कि आप उसको 40 साल बाद कहते हैं कि 45 साल बाद कहते हैं उनका अदालती कत्ल हुआ, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आ सकते हैं? आपने आज एक गलती की है, आप एक बंदे को फांसी दे देते हैं, उनकी पार्टी को तबाह कर देते हैं, उनके ख़ानदान को तबाह कर देते हैं, और आज आप कहते हैं कि जी वो चीज़ें। लेकिन डेफिनेटली वो कौमी हीरो हैं। जो डिमांड की है, मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को नहीं पसंद, लोगों को तो अगर हम बहुत भी अच्छा काम करें, जो हमारे मुखालफिन होंगे वो बोलेंगे अच्छा काम नहीं, हम तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते। तो अगर नहीं पसंद हमारे मुखालफिन, कल तो फिर कोई और पार्टी आकर भी कहेगी कि हमारा भी फलाना बंदा बड़ा हीरो था, उसकी भी लगा दें, तो क्या तब भी ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इस तरह के मामला? तो फिर आप नहीं समझते कौन सी पार्टी के चेयरमैन का अदालती कत्ल हुआ है, मुझे बता दें, तो फिर हम कह देते हैं किसके साथ ज्यादती हुई है, कौन सा अदालती कत्ल हुआ है, किसका हुआ है, किसको इंसाफ मिले। तो आप कुंडी साहब कह रहे हैं कि बतौर कंपनसेशन के अदालती जो कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो तो वैसे सियासी जमातें कह रही हैं कि ये गलत हुआ। आप देखें कौन सा सियासी जमात है, आज तो PTI क्या क्लेम करती है कि इसे गलत हुआ है, क्या चीज़ हुई? इनमें तो इतनी वज़ादारी भी नहीं है इमरान खान साहब में। जब मोहतरमा शहीद हुई थी, वो जैसे भी हो, हमारे इलाके में रिवाज होता है, हमारे मुल्क में रिवाज है कि हम गमी खुशी, आज तक मोहतरमा शहीद की वो फातह खानी नहीं की। तो अगर वो ये समझते हैं कि वो उससे हम क्या उम्मीद रखें, कि उससे हम क्या अच्छाई की उम्मीद रखें, वो हमारे लिए क्या अच्छा बोलेंगे, हमें कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। सही है। कुंडी साहब, अभी आपकी नज़रों से भी ये खबर गुजरी होगी, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का जो मामला सामने आया, वहाँ पर कई सरकारी गैर सरकारी अफराद हैं, शख्सियात हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ निकली, और एक जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 11 अरब डॉलर के करीब ये मालियत बनती है टोटल। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल आपके सामने। तो क्या लगता है सर, अगर यही सारा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता, यहाँ पर ये सारा पैसा होता, तो शायद अभी IMF की ज़रूरत ना पड़ती? देखें, प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आई है, हर किसी का अपना एक फोरम है। जो पीपल्स पार्टी के तर्जमान की भी स्टेटमेंट है कि सारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं या उनकी बहनों का है, वो डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में भी। बाकी हमारे कुछ रहनुमाओं की भी, मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से गए हैं और सिविलियन हैं या जो भी हैं कि हमारे डिक्लेयर्ड हैं। अगर डिक्लेयर्ड है तो ये सवाल नहीं है, ये बिल्कुल बात वाज़े क्लियर है कि थ्रू लीगल मीन्स, और अगर वो गोशवारों में डिक्लेयर है उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है और लोग खरीदते भी हैं। बट द थिंग इज़ के आम आवाम में जो एक तासुर पैदा होता है जब इस तरह से डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, तो वो ये होता है कि यही लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पर भी हैं, और फिर यही लोग जब बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू लीगल मीन्स बेशक करते हैं, तो अपने मुल्क से इतना भरोसा क्यों नहीं, इतनी मोहब्बत क्यों नहीं? देखें, शायद अपने मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट, अगर पाकिस्तान लीक्स आ जाएगा तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट, किस बिजनेसमैन ने, किस लोगों ने जो है वो कितना किया हुआ है। लेकिन देखें, अगर बाहर की दुनिया की अगर आप बात करें, हम तो इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं। अगर बाहर के ममालिक में जब वो TV खोलेंगे, आपका चैनल खोलेंगे, किसी और का चैनल खोलेंगे, और जो सर्कस हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बनाए हुए पार्लियामेंट में, या जब वो देखेंगे कि लकी सीमेंट फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री पे हमला हो रहा है, तो कौन सा इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा, कौन सा इन्वेस्टर आपके सूबे में आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वो यही तो बात की जा रही है ना कि मुझे खुद मिले अब मुझे खुद पेशावर में मिले हमारे फैक्ट्री वाले कि यार हम तो मतलब है कि हमें सूबाई हुकूमत ने जो है कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, हम किसके पास जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, हम तो यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज बंद करने का सोच रहे हैं। मौलाना की अगर बात करें फजल रहमान साहब की, तो उन्होंने एक बार फिर वफाक की हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और दोबारा इलेक्शन कराने का भी मुतालबा किया है। तो क्या समझते हैं कि मौलाना साहब अब रुकने वाले नहीं हैं? मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि एक नोटिफिकेशन इशू हो और मुल्क के सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आपको जो है आवाम के मैंडेट के ज़रिए होना, अगर आपको आवाम ने रिजेक्ट कर दी है, अब प्रॉब्लम यह है कि आपको आवाम ने रिजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में किया है, चीख आप सिंध में रहें जैसे आपने वहाँ पर 10 दफ़ा हुकूमत बनाई हो। आप देखें कि जब आप, मैं सिर्फ आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ
2002 में जब इनके ऊपर एक मेहरबानी हुई थी और वो इनके पास मेजॉरिटी भी नहीं थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया गया था, उसको आप छोड़ दें, माइनस कर दें। उससे पहले की सीटें देख लें एवरेज मौलाना साहब की कितनी थी और उस 2002 के इलेक्शन के बाद कितनी थी, वही सीटें आपको हमने रिजेक्ट कर दिया है। आप अगर चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपके हक पे डाका डाला गया है, तो डाका और माल गनीमत तो पीटीआई में तकसीम हुई है, जिसके लिए आज आपने किताब खोल ली है कि मैं यहूदियों को मुसलमान कैसे हलाल कैसे करार दूं, मुसलमान कैसे करार दूं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। कल भी मौलाना को गिला किससे है? 3 मुतालिबात वो रख रहे हैं सामने। वो कह रहे हैं हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन दोबारा हो और फौज इंतखाबात से दूर रहे, इलेक्शन से दूर रहे। मैं उनके तीनों मुतालबात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मौलाना साहब को 5 साल के लिए सवाबी रोज़े रखने पड़ेंगे। 5 साल बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, फिर अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी जो है वो वोट बैंक के ज़रिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला कभी कभी सवाबी रोज़े भी बंदा रख ले सवाब के लिए। ठीक है, आपका मशवरा हम उन तक पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर। उनसे बताया गया कि क्या सूरत हाल है और मौक़िफ़ पेश किया गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ई गेमिंग की। तो ये है क्या? ई गेमिंग दुनिया भर में एक बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। इस हवाले से वीडियो गेम्स बनाने के हवाले से एक खुशखबरी सामने आई है। कौन डिज़ाइन करेगा इसको? तो दुबई ने वीडियो गेम्स बनाने वालों के लिए दुबई इलेक्ट्रॉनिक गेम वीज़ा और इसका इजरा किया है। इस खसूसी वीज़े का मकसद गेम्स तश्कील देने वालों के टैलेंट को सराहना और इन्हें मौका देना है। इसी पर बात कर लेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यूएई से हमारे नुमाइंदे हैं इमरान यूसुफजई। इमरान, ये बताइएगा कि दुबई ने वीडियो गेम्स बनाने वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी सामने रखी है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वीज़ा है क्या? इसका इजरा कैसे हो रहा है? इसका मकसद क्या है? डिटेल्स बताइएगा। जी सुबह बखैर। आपको बताता चलो कि दुबई जो है, आपको पता है ग्लोबल विलेज है, वहाँ पर पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ आबाद हैं, तो एक बड़ी मार्केट है। तो हमेशा यहाँ की लीडरशिप का ये टारगेट रहा है कि कोई भी दुनिया में कुछ चीज़ डेवलप हो रही है तो उसको सबसे पहले इनका एम ये होता है कि उसको दुबई लेके जाए। इसके लिए ग्लोबल गेमिंग हब जो है वो बनाना है। इनका टारगेट है कि 2030 तक 30,000 से ज़्यादा गेमर डेवलपर्स को दुबई की तरफ अट्रैक्ट करना है। उसी सिलसिले में इसकी पहली कड़ी ये है कि उन्होंने फ्री जो 10 साल जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो अनाउंस कर दिया। उसका सिलसिला ये है कि उसके लिए आपको अपनी सीवी के साथ अपने जो प्रूफ है उसके साथ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना है। जी अच्छा इमरान, इस वीज़े के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? कैटेगरीज क्या है? देखिए, इसके लिए जो दुनिया के टॉप गेमर्स डेवलपर्स हैं वो पहली बात तो वो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस गेम डेवलपिंग प्रोसेस के साथ रहते हैं, यानी कि इसके में जो नेटवर्किंग के लोग होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। इसका प्रोसेस ये होगा कि आपने जो अपनी सीवी है वो अपलोड करनी है रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको एक ऑनलाइन सिस्टम है उसके साथ देखकर, और इस पे आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने मुल्क में बैठकर आप अपने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेन मकसद ये देखिए, अगर हम आपको बताएं कि इस वक्त जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको पिछले साल उन्होंने 347 अरब डॉलर का बिजनेस किया है, और इसमें सिर्फ गेमिंग जो मोबाइल गेमिंग है उसने 248 अरब का बिजनेस किया। तो इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने इसको टारगेट किया और जो गेम डेवलपर्स है उनको खास तौर पर एक मौका फराहम किया गया है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा, ये सिर्फ गेम डिजाइनर्स के लिए, ये सिर्फ गेम डिजाइनर्स के लिए या प्रोग्रामर्स और जो लोग अमूमन कोडिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है? जी, इसमें गेम प्रोग्रामर और इससे रिलेट जो करते हैं जितने भी लोग हैं वो सबको ये वीजा जो है वो डेवलपर्स को भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो गेम खेलने वाले हैं फिलहाल उनको इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया, उनको आर्टिस्ट और दूसरी कैटेगरीज में रखा गया, क्योंकि ऑलरेडी यूएई जो है वो अपने 10 से ज्यादा ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आर्टिस्ट हो गए, एंकर हो गए। इमरान, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो पाकिस्तान में गेम डेवलपर्स हैं, गेम डिजाइनर्स हैं, कितनी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, क्या फायदे मिलेंगे? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है। इन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 2030 तक इसे ग्लोबल गेमिंग हब बनाएंगे। तो जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त डेवलपर्स बैठे हुए हैं, वैसे भी बहुत सारे डेवलपर जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए यूएई में। तो ये एक नादिर मौका है कि यहाँ आप शिफ्ट हो सकते हैं, ना सिर्फ 3 साल का वीजा लेंगे या 2 साल का वीजा लेंगे, बल्कि अब उनको 10 साल का एक वीजा जो है वो मिल जाएगा, और वो गेमिंग का वीजा होगा। तो उस पर वो आराम से बैठकर, या अगर उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा इमरान, जब वहाँ पर वीजा तो दिया जाएगा या साथ प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा? प्रोजेक्ट भी साथ दिया जाएगा अगर लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो? देखिए, इनकी वेबसाइट के मुताबिक तो ये तफसीलात ये हैं कि जो टॉप होंगे और जिनकी इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन लोगों की सीवीज मांगी। अगर उनमें जो टॉप होंगे तो उनको कैटेगराइज किया जाएगा और फिर उनको लाजिम बात एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो इनका टारगेट है 2030 तक हासिल करने के लिए। तो इमरान, जाते जाते कोई वेबसाइट है तो वो भी बता जाएं।
जी वेबसाइट उन्होंने अभी डाउन की हुई है क्योंकि उसमें कुछ और डेवलपमेंट जो है होनी है, इसलिए फिर आपने कल्चर की वेबसाइट है, फिर वीज़ा जो 10 साल लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसके लिए उस वेबसाइट पर जाना है, वो लिंक उन्होंने अभी दोबारा सबर जो किया कि ठीक है, उसको बहुत शुक्रिया आपका इमरान दोबारा यूसुफ से भाई, उसको आपने change तफसीलात किया। से आगाह किया और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग स्टूडेंट्स के लिए, यंग गेम डेवलपर्स के लिए इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते अच्छा, दुबई में इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के काम किए जा रहे हैं। गोल्ड वीज़ा दिया जा रहा था, जी, जी, जी। 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद फिर आपको 10 इयर्स के लिए वो वीज़ा दिया जा रहा है, परमानेंट तो नहीं, 10 इयर्स के लिए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करें। अब वक्त हो गया है हम सबके फेवरेट सेगमेंट का, जिसमें हम पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करते हैं, पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों की बात करते हैं। तो पाकिस्तान और उसके हसीन कुदरती नज़ारों की वजह से एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी पाकिस्तान को कहा जाता है, बिलखसूस वादी कागान और सवात की अगर हम बात करें, जन्नत नज़ीर इलाके देखने वाले हैं जी, अपने शहर में जकड़ लेते हैं ये देखने वालों को। और आपने दुनिया में बहुत सी खूबसूरत झीलें तो देखी होंगी, कभी आपने दुनिया में कहीं ऐसी झील देखी है जहां पर परियां उतरती हों? वाह वाह। अगर नहीं देखी तो हम आपको बताते हैं झील के बारे में, और इस झील के विजुअल्स भी आप देख सकते हैं हमारी टीवी क्या स्क्रीन बात पर। झील सैफुल मलूक शहरबान। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यहाँ पर देखने वाली वाहिद जगह होगी जहाँ पर सब लोग गए होंगे, क्योंकि बहुत हाँ जी। फेमस है। और जो भी नॉर्दर्न एरियाज जाता है, नारान और कागान, वो ज़रूर झील सैफुल मलूक का जाकर दीदार करता है। बहुत खूबसूरत झील है, पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, खूबसूरती की इंतहा है, नीला पानी है, मलका पर्वत के करीब खूबसूरत पहाड़ों के दामन में इसको कहते हैं कि आगोश में जगह मिली है झील सैफुल मलूक को। और कुदरती हुस्न तो वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए बिलखसूस ये है कि अगर आप थोड़ी सर्दी में जाएं अजीम, तो बिल्कुल वो बर्फ मेरा तो फेवरेट मेरा फेवरेट सीजन है समझ में जाना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ पे। आप थोड़ा सा अगर मार्च और अप्रैल में जाए ना, तो तब तक वहाँ पर अभी बर्फ बाकी होती है। और जो झील है उसके ऊपर सफेद बर्फ की जो ट्रांसपेरेंट एक तय होती है ना, वो इतनी खूबसूरत लगती है कि जिसका हिसाब नहीं है। वैसे बचपन में आपने, हमारी तो एक उर्दू की किताब आती थी, मुझे याद है, जिसमें झील सैफुल मलूक के नाम से बकायदा एक झील सैफुल मलूक की स्टोरी थी, और उसमें होता था कि परियां उतरती हैं, परियों के हवाले से उसमें जिक्र था। और वो बचपन से ही बड़ी एक इमेजिनेशन होती थी कि जाके देखें। मुझे लगता है सिर्फ परियां ही देखने जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इंसानी परियां तो मौजूद होती हैं, आसमानी परियां मौजूद नहीं होती। उन सैयाहों में मैं भी हूँ, मैं भी गया पहली दफा परियां देखने था। कहा जाता है कि अगस्त के महीने में जाएं, आपको ज़्यादा अच्छा मौसम मिलेगा। और झील जो है वो अगस्त के बाद अक्टूबर में जो है बर्फ़ वहाँ पड़ना शुरू हो जाती है, तो बर्फ़ की चादर ओढ़ लेती है। मौसम गर्मा की अगर बात की जाए तो हुस्न दुबाला हो जाता है, खूबसूरत शफाफ पानी आपको नज़र आता है, आसमान बहुत क्लियर है वहाँ पर। जो अक्सर हम देखते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड से पिक्चर्स आती हैं, आसमान बहुत क्लियर होता है, बादल नज़र आ रहे होते हैं, मतलब आसमान कितना डिफरेंट है। एग्जैक्टली आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर भी आसमान आपको नज़र आता है, पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर इस तरह से, और इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ नहीं चलती। इसकी झील की एक बड़ी रोमांटिक स्टोरी भी है, रोमानवी दास्तान है इसके। और मकामी लोग ये बताते हैं कि सैफुल मलूक नामी एक साहब थे, और बदियू जमाल नामी परी से उनकी मोहब्बत हो गई इस झील के मकाम पर, और यहीं पर उनकी जो स्टोरी का क्लाइमैक्स वहीं डूब गए दोनों। ये तो पता नहीं डूब गए कि नहीं, लेकिन कहानी अलबत्ता ये जिसके बाद इस झील का नाम ये बना। और इस झील, अब ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये असली कहानी है, कहा यह जा रहा है कि ये फिक्शन स्टोरी है, लोगों ने खुद बनाई है। अब हम नहीं जानते इसमें हकीकत है या नहीं, हम तो वो बात पहुंचा रहे हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं इस झील से जो मंसूब कहानी है कि जो इसका नाम सैफुल मलूक बना। और मिस्ट्री ये है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि इस झील की गहराई कितनी है। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं जान सके कि इसकी गहराई। आपने कोशिश की वैसे? नहीं, मैंने नहीं मैं वैसे गई हूँ। कोशिश करना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, ये मेरी जॉब ही नहीं है। जॉब मेरी जॉब में कर रही है, लेकिन एक होता है ना इंसान थिंग्स टू डू वाली लिस्ट, वो उसके लिए भी आप पे इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं है वैसे। तो पाकिस्तान की खूबसूरती की इंतहा नहीं है भाई। आप अगर नॉर्दर्न एरिया चले जाएं, सिंध की हमने आपको खूबसूरती कल दिखाई कि सिंध के एरियाज कितने खूबसूरत हैं, लोग वहाँ पर कितने प्यारे हैं। पाकिस्तान तो प्यारा है, लोग उससे भी प्यारे हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आप कितनी मेहमान नवाजी की जाएगी, पूछा जाएगा आप कौन से इलाके से आए हैं, अपने कल्चर को दिखाया जाएगा और खाना खिलाया जाएगा। मैं तो जब भी गई हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है। सेहत से मुतल्लिक हमारा हम सेगमेंट, आज हम मर्दों की एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसे मर्दों के लिए खामोश कातिल कहा जाता है,
और प्रोस्टेट के मसाइल का जो शिकार हो जाते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो है उस हवाले से बात करेंगे, जिसमें अमूमी तौर पर लोग बात करते हुए हिचकिचाते भी हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया भर में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है और इस बीमारी से हर साल लाखों लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक रिपोर्ट भी इसी हवाले से सामने आई है जिसके मुताबिक 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर या इससे होने वाले जो अमराज हैं उससे अमवात में 85% तक इजाफा हो जाएगा। तो ये मर्दाना गदूद के मसाइल हैं क्या, ये क्यों बढ़ती है, इस हवाले से बात करेंगे। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। ये प्रोस्टेट ग्लैंड या इनलार्ज प्रोस्टेट होता क्या है और इसकी अलामात क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच टेकिंग मी ऑन द बोर्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे आपने इंट्रो दिया, अजीम ने प्रॉपर्ली बताया कि ये एक मर्दाना गदूद होता है जिसमें ये सारे मर्दों में पाया जाता है और जैसे हमारी एनाटमी जिसमें जो दूसरी चीज़ें मौजूद हैं इस तरह से ये ग्लैंड भी मौजूद है जिसका फंक्शन सेक्सुअल लाइफ में हेल्प करता है और साथ में इसकी अलामात या ये जब बढ़ता है तो आफ्टर द एज ऑफ 50-55 के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। तो इससे यंगर एज में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता नहीं है, इसमें कुछ और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि ये एक गदूद है और इसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू द मेल सेगमेंट जो हमारे मर्द होते हैं उनमें ज़रूरी होता है। जहाँ तक इसकी अलामात आपने पूछी, जब ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर मरीज़ में इसकी कोई अलामात पाई जाए। सही। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास पेशाब की अलामात से आता है आफ्टर द एज ऑफ 50, 55 और 60 तो हम उनको इंक्वायर करते हैं उनकी रूटीन यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में। क्या उन पे कोई इफ़ेक्ट आया है या नहीं। सही। मिसाल की बात कि पेशाब का बार बार आना, ठीक है, रात को नींद से पेशाब के लिए बार बार बेदार होना, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब की धार का पतला हो जाना या एक सेटिस्फेक्शन लेवल ना आना आफ्टर पासिंग यूरिन के मैं डॉक्टर साहब देर तक बैठा रहता हूँ। सही सही बिल्कुल। सो ये वो अलामात हैं जिनकी वजह से फर्स्ट हमारे पास प्रेजेंट करता है। उसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करते हैं एंड एग्जामिनेशन करने के बाद इस पेशेंट का हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एग्जामिनेशन में हम उनका जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है वो भी करते हैं और वो सिम्टम्स असेस करते हैं या कोरिलेट करते हैं विद इन्वेस्टिगेशंस। तो एक जो आम बात पाई जाती है कि शायद गदूद बढ़ गया तो अब मुझे इलाज की ज़रूरत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। काफ़ी बढ़ा हुआ गदूद भी ज़रूरी नहीं है कि अलामात प्रोड्यूस करें। लोग कहते हैं फ़ौरन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है। जब भी इस तरह होता है तो हम पहले पेशेंट को असेस करते हैं एंड अगर असेसमेंट पे इसकी ना बादरसम लाइफ स्कोर भी देखते हैं हम कि ये जो अलामात हैं पेशेंट को कितना बादरसम कर रही हैं, उनको कितनी रुकावट, कितनी तकलीफ हो रही है इन पासिंग हिज लाइफ एंड रूटीन जो हमारा वर्क होता है उस पर कितना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो दैट्स वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर साहब ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं ये तो कई और अमराज में भी इसी तरह के सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ये सिम्टम कितनी देर तक और कितनी इसकी इंटेंसिटी रहे तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ मसला है तो मुझे ऐसा टेस्ट कराना चाहिए? जी अजीम, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली बिकॉज ये जो सिम्टम्स हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोस्टेट की वजह से हैं। जी। इसमें जो कॉमन चीज़ें और एक डायबिटीज़ है। जी। डायबिटीज़ में भी आपको पेशाब का बार बार आना और इतना जल्दी आता है कि आई एम अनएबल टू होल्ड इट। उसके बाद पथरी का हो जाना, स्टोन, जो दैट इज़ आल्सो वेरी कॉमन थिंग, वो हो जाए तो उसकी वजह से भी इस तरह होता है। तो दैट्स वाई हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो हमें पता चलता है, उनकी हिस्ट्री जब लेते हैं कि आपको शुगर तो नहीं है, अगर शुगर है तो वो कंट्रोल्ड है या नहीं है। ठीक है। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड इज़ ए मेन एक इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पहले ही पता चलता है कि क्या मरीज़ को इन अलामात जो हो रही हैं दैट प्रोस्टेट की वजह से हैं या किसी और वजह से। और डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि जब मतलब किस सिचुएशन में पेशेंट ये डिसाइड करे कि शुड आई गो फॉर द सर्जरी या वो नॉर्मली है? उसमें 3-4 बड़ी चीज़ें हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी मुस्तनद डॉक्टर को विज़िट किया, उन्होंने आपको मेडिसिन्स दी और मेडिसिन्स खाने के बावजूद आपकी अलामात बेहतर नहीं हो रही, ठीक, तो एक इंडिकेशन ये है। ठीक है। और दूसरी इंडिकेशन ये कि मेडिसिन खाने के बावजूद आपके कुछ पैरामीटर्स अभी वर्स हो रहे हैं। मिसाल की बात कि पेशेंट का रेजिडुअल वॉल्यूम या पेशाब करने के बाद मसाना का पूरा तरीके से खाली ना होना वो बढ़ जाता है, या उसकी वजह से दोनों गुर्दों पे असर होना शुरू हो जाए, या उनकी वजह से गुर्दों के असर पे जब होता है तो क्रेटिनिन हमारा एक टेस्ट होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, अगर उस पर कोई इफेक्ट आता है
या एक इंडिकेशन ये भी है कि डॉक्टर साहब मैं रोज़ाना के बेसिस पे दवाई नहीं खाना चाहता या खा सकता, तो भी ये इंडिकेशन है कि आप इंटरवेंशन करें या उसको सर्जिकली रिमूव करवाएं। किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? ये मैंने जैसे पहले शुरू में बताया कि ये बीमारी होती ओल्ड एज की है, ओके, आफ्टर द एज ऑफ 50, बट जो परसेंटेज है 50 to 55 में ओनली अबाउट 6 to 10% पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम अफेक्ट करता है। आफ्टर द एज ऑफ 55 to 60 इस तरह से परसेंटेज बढ़ती जाती है। और डॉक्टर साहब ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है? अच्छा, जेनेटिकली ट्रांसफ़र जिस तरफ आप जा रहे हैं मेरा ख्याल है वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ जा रहे हैं जी। मैं उस पर ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा कि जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये इसमें कैंसर ही होगा। सही। ओके, जो प्रोस्टेट कैंसर है या एक जो बेनाइन डिजीज़ है ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें दोनों। प्रोस्टेट कैंसर इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। सही सही। अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसकी सर्विलेंस भी होती है। जैसे CA ब्रेस्ट के लिए हम आगाही मुहिम भी चलाते हैं और उसको सर्विलेंस पीरियडिकली हम एडवाइस भी करते हैं कि साल मरतबा CA ब्रेस्ट वाली ख़वातीन ऐसी जो है 35 ईयर्स के बाद, तो वहाँ पे ये एक टेस्ट होता है सीरम PSA लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक सर्विलेंस वाला टेस्ट है, हम ये करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या फिजिकल मुआयना गदूद का करवाते हैं। वो होता है कि हम अर्ली पिक कर लें अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो रहा हो। ओके, तो जो कैंसर है हमारे पास चूँकि कम है तो इसीलिए सर्विलेंस वैसी स्टडीज़ नहीं है। ठीक है। हाउएवर पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट ज़रूर करते हैं। और डॉक्टर साहब दूध के बढ़ जाने से भी आप कह रहे हैं कि किडनीज भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ सकता है, जी, ये भी होता है। तो ये बताइएगा कि इनके टेस्ट जो हैं वो आसानी से दस्तयाब हैं, महंगा इलाज है? सर नहीं, महंगा बिल्कुल भी नहीं है, ये आसानी से टेस्ट कराए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की आजकल फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में तो बहुत हर जगह पे, इवन छोटे से छोटे सेटअप छोटे से छोटे शहर में अवेलेबल है। तो वहाँ से हम पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है जी। और वो कॉस्ट भी इतना नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, तो वहाँ से पहली पिक हो सकता है। मैं 2 दिन पहले एक पेशेंट की मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, बेचारा ही विजिटेड विद रिपोर्ट जो उसके क्रिएटिनिन है 12 है, मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज बोथ किडनीज ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उसका गदूद इतना बड़ा हुआ था, वो नेग्लिजेंट था, ही वॉज अवॉइडिंग टू विजिट अ डॉक्टर इवन। और उसके बच्चे मेरे पास लेके आए कि आप डॉक्टर साहब इसको देखें। मैंने कहा आप सिर्फ एक काम करें कि पेशाब की नाली लगवा लें, हो सकता है कि आपका ये क्रिएटिनिन मज़ीद नीचे आ जाए। तो एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर हमारे पास पेशेंट टाइमली रिपोर्ट करे, हम सिर्फ जो फोलिक कैथेटर है, पेशाब की नाली है, अगर हम ये लगा देते हैं तो उनकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो जाती है, जो वज़न गुर्दों पे पड़ रहा होता है वो भी रिलीव हो जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल काज ऑफ रीनल फेलियर भी हो सकता है जिसको बचाया जा सकता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर आपको ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाती है या फिर ये ग्लैंड बढ़ जाता है तो मर्दों में भी बांझपन हो जाता है, तो ऐसा है? अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बांझपन का इस हवाले से इसका ताल्लुक नहीं है। ये कॉमन मिथ्स ज़रूर हैं और इसको लोग शायद डिस्कस करने से भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोस्टेट एक नेचुरल सी चीज़ है, इसका बांझपन से इस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जो भी मर्द होता है यूनक्स में नहीं होता, थर्ड जेंडर में प्रोस्टेट नहीं होता। और जो मेल पार्टनर्स होते हैं, जो मेल हैं, उसमें प्रोस्टेट ज़रूर पाया जाता है। ठीक है। डॉक्टर आसिफ साहब, आप बता रहे हैं कि ये रिवर्सिबल है, कोई उम्मीद की किरण हमारे नाजरीन के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिवर्सिबल मैंने कहा था कि अगर उसकी वजह से पैदा होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं, अगर हम जल्दी उनको ट्रीट किया जाए। अगर पेशेंट को अलामात हैं तो हम मेडिसिन्स देते हैं। मेडिसिन्स भी चूँकि रोज़ाना के डेली के बेसिस पे दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसी भी होती हैं जिससे साइज़ ऑफ द प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो मेडिसिन्स हम एडवाइस करते हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो इससे घबराना हरगिज़ नहीं चाहिए और ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें। आफ्टर द एज ऑफ 55-60 आप एक दफ़ा साल में, अगर आपको थोड़ी सी भी अलामात हैं तो आप विज़िट करके अपनी लैब्स करवा लें
और अल्ट्रासाउंड करवा लें, सही। उससे आप काफ़ी बेहतर गुजार सकते हैं। थैंक यू ठीक सो है, मच बहुत डॉक्टर आसिफ शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया आपके शुक्रिया। वक्त का, और बड़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपने दी। यू आर ऑलवेज वेलकम, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों को भी इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा और बहुत से सवाल जो दिमाग में होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। तो खेल के मैदान से आजकल हॉकी छाई हुई है। अजलान शाह कप में शानदार कारकर्दगी के बाद कौमी टीम को खूब सराहा जा रहा है। कौमी टीम की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने 3 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से हॉकी टीम के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। शहबाज शरीफ ने भी कौम और कौमी टीम की हौसला अफजाई की और इनाम का ऐलान किया। दूसरी जानिब हम देखते हैं नेशंस कप की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 31 मई से हॉलैंड में नेशंस कप खेला जाएगा, जिसके लिए इस्लामाबाद में तरबियती कैंप का भी आगाज़ कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कौमी हॉकी टीम के सीनियर प्लेयर हैं, अजलान शाह कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच में है राना वहीद अशरफ। जी, राना वहीद अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कौमी टीम को हमारी तरफ से फाइनल खेलने के लिए। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? आप तो मैन ऑफ द मैच भी रहे। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और खैर मुबारक। डेफिनेटली हमारा जो है सब लड़के बड़ा खुश हैं और हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इतने अरसे बाद जो है पाकिस्तान हॉकी टीम ने फाइनल खेला और अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में। राना साहब, ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों हम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है, हुकूमती हमारे जो रहनुमा हैं उनके साथ आप लोगों की मुलाकात हुई पूरी हॉकी टीम की। वो मुलाकात कैसी रही और जो ग्रीवेंसेस थे हॉकी को लेके आपके ओवरऑल, आपको लग रहा है वो एड्रेस किए जाएंगे, मसाइल हल होंगे अब? मेरे ख्याल ये बड़ी खुशहाइन बात है। हुकूमत काफ़ी अर्से बाद जो है इस हॉकी को तवज्जो दे रही है। बड़ी देर से ये निगलेक्ट की जा रही थी हमारी जो नेशनल गेम है। अब खसूसी जो प्राइम मिनिस्टर साहिब और मरीम नवाज साहिबा ने हमें जो इनवाइट किया, इसमें प्लेयर्स की बड़ी हौसला अफजाई हुई है और उन्होंने हमें श्योर किया कि वो आने वाले साल में जितने हमारे इवेंट्स हैं उसको खुद जो है वो बज़ाते खुद उनको फंडिंग भी करेंगी और उनको खुद लुक आफ्टर करेंगी और इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में उन्होंने कहा कि हॉकी को पूरा जो है वो तरजीह दी जाएगी। ये बड़ी खुशहाइन बात है मेरे साथ। अच्छा वहीद, हमें ये बताइएगा कि आप लोग जब पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, बड़ा पुरतपाक आपका इस्तकबाल किया गया, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का इस्तकबाल होगा? नई एक्सपेक्टेशन तो हमें थी कि इस्तकबाल के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए। जिस तरह उधर ढोल और भंगड़े, हर इतने लोग दूर दूर से, पंजाब से, उनके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग इस्तकबाल करने आए। तो आई थिंक सो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोगों ने इतनी पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारे लिए दुआएं की और जिस तरह उन्होंने हमें एयरपोर्ट पर इज्जत बख्शी, तो हम बड़ा खुश थे इस मौके पर। तो राना साहब, अब नेशंस कप आ रहा है, कैसी तैयारी कौमी टीम की? सॉरी, नेशंस कप के लिए कैसी तैयारी चल रही है टीम की? नेशंस कप की तैयारी पर हमारा कैंप लग गया। आज हमने पहला ट्रेनिंग सेशन अपना कंप्लीट कर लिया है और हमने विद इन 4 to 5 डेज जो है अपने हॉलैंड के लिए रवाना होना है, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग वहाँ पर जारी होगी और हम हॉलैंड के साथ मैच भी खेलेंगे। जो आने वाले इवेंट में जो हमने पोलैंड जाना है खेलने नेशंस कप, उसमें अगर हम हॉलैंड के साथ मैचेस खेलेंगे तो हमारी तैयारी में निखार आएगी। चले राना वहीद, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, बल्कि पूरी कौम की जो दुआएं हैं वो आपके साथ हैं कि आप जाएं और कामयाबी का सेहरा जो है अपने सर पर सजा कर वापस वतन लौटें, मज़ीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया कि आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। नाजरीन, हमारे मुल्क में किसी टैलेंट की भी कमी नहीं है और सुनो पाकिस्तान का ये खासा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से यंग टैलेंट को अपने नाजरीन के साथ मुतारिफ कराते हैं। तो आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि फ़िल्म मेकर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, AI आर्टिस्ट हैं और बड़ी शानदार इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, शॉर्ट मूवीज़, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये कमाल महारत रखते हैं ख़ुसूसी तौर पर और मसनूई ज़हानत के ज़रिए इन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तानी कल्चर को उजागर किया है। पाकिस्तान की सकाफ़त और ख़ूबसूरती की इन्होंने ऐसी तस्वीरें बनाई हैं कि जो देखने वालों को दंग कर देती हैं। लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स की तस्वीरें भी ये बना चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सबूर अकरम, इनसे बात करें। सबूर, आपको वेलकम करते हैं सबसे पहले और ये बताइएगा कि आपको इतना ज़बरदस्त अवार्ड मिला इतनी छोटी उम्र में, राइजिंग स्टार का, कभी सोचा था आपने? और अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर करें। इमेजिन तो मैंने किया था, ऑब्वियसली आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो यही मेरा था कि मैं आई कैन रिप्रेजेंट my family and my culture on a national level and then an international level. तो इंशाल्लाह अब एम ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल तक भी इसको एक्सटेंड कर सकें इंशाल्लाह। सबूर, कैसा महसूस होता है जब आप काम करें और फिर उस काम को इंटरनेशनल सतह पर भी सराहा जाए और इतनी यंग एज में क्या फीलिंग रहती है?
फीलिंग तो बहुत ओवरवेलमिंग होती है बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ जब वायरल जाती है तो उसके पास नेगेटिव फीडबैक भी बहुत आता है, पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत आता है, लेकिन जब एक काम बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट भी हो रहा था और अक्रॉस बॉर्डर अप्रिशिएट हो रहा था तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। अच्छा, वैसे सबूर, आपकी एज क्या एग्जैक्ट, हाउ ओल्ड आर यू और कितने अरसे से काम कर रही है? I'm 21 and I've been doing photography since 9 years now. वेरी नाइस, बचपन में शुरू कर ली थी। अच्छा, हमें पता चला आप फिल्म मेकर भी हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं, आप एआई एक्सपर्ट भी हैं, आर्टिस्ट हैं। ये बताएं कि एआई को इस्तेमाल करना, तस्वीरें बनाना और शॉर्ट फिल्म्स बनाना, ये कैसे जहन में आया, आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे फॉर फिल्म्स वगैरह आप सबसे पहले स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं, आप पूरा प्री प्रोडक्शन करते हैं। सो मेरे पास भी काफ़ी ऐसे आइडियाज होते थे जो मैं चाहता था कि मैं एग्जीक्यूट कर सकूं। अब ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत बड़ी बजट चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, तो इंस्टेड के मैं उनको एक्सक्यूज बनाता, मैंने एआई का यूज़ करते हुए वो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। जो मेरे माइंड में फिल्म के आइडियाज़ थे या कोई भी जनरल आइडियाज़ थे जो इम्पॉसिबल लगते थे, उनसे मैंने एआई का यूज़ किया काफ़ी। हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। अच्छा, आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड और इवन लॉलीवुड की जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी आपने, मुझे तो लग रहा है कि सबूर ने पॉलिटिशियंस की भी एआई फोटोज बनाई हैं। तो कोई रिस्पांस आया किसी की तरफ से? मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, मोस्टली फ्रॉम इंडिया। इंडिया में वो चीज़ काफ़ी अप्रिशिएट हुई थी। एंड देन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स वाज द होल टीम ऑफ अर्तुगरुल जो टर्की में होती है, उन्होंने भी मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया था टू मेक दोज पोस्टर्स फॉर देम, और वो एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट था पाकिस्तान की तरफ से, तो दैट वाज अ बिग प्रोजेक्ट। अच्छा सबूर, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि कोई भी अगर आर्टिस्ट है, सबसे पहले उसके जहन में एक विजन होता है, वो फिर उस विजन को अमल में लेके आता है। अगर वो तस्वीर बना रहा है, वो पेंट कर रहा है, तो उसको पेंट करता है। वो पूरी एक एफर्ट है, पूरा एक प्रोसेस है, जिसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बनती है, और फिर जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है तो ऑब्वियसली खुशी महसूस होती है कि इतनी मेहनत हुई। एआई के बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दी और वो चीज़ देन एंड देयर रेडी होकर सामने आ गई, तो उतनी ही सेटिस्फेक्शन होती है। ये आसान काम है। जैसे कैमरा होता है, कैमरा भी कोई भी उठा कर उसको एक बटन प्रेस करके पिक्चर खींच सकता है, लेकिन कैमरा को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक विजन को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। सेम इज द केस विद एआई। एआई के अंदर आप एक वर्ड भी लिख देंगे तो इट्स गोना जनरेट काउंटलेस डिफरेंट आइडियाज, लेकिन जब आपके माइंड में एक स्पेसिफिक आइडिया होता है, एक स्पेसिफिक विजन होता है, उसको जनरेट करवाना दैट्स अ टफ थिंग। और एआई भी आपको 20% बेस आपको बना कर देता है, उसके ऊपर फिर आपने फोटोशॉप, एडिटिंग, आपने काफी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है टू एक्चुअली प्रेजेंट दैट आइडिया टूवर्ड्स टू एवरीवन। अभी जो लोग मौजूद हैं, जो आपको देख रहे हैं हमारे टीवी के थ्रू, या फिर जो आपको पसंद करते हैं आपकी एज में या आपसे यंग एज में, उनको आप क्या मशवरा देंगे? और मशवरा भी, और ये भी बताइएगा कि ये इसमें अच्छा करियर है, इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं यंग लोग। I think media is the only field जिसका इतना sustainable future है, and if there is anyone who is my age and who is listening, मैं उनको यही कहूँगा कि just keep experimenting जितना और ये जो AI पे ज़्यादातर आजकल लोग घबरा जाते हैं ना कि हम AI को यूज़ नहीं करेंगे, उसके ethics और उसकी उस दबाव में पड़ जाते हैं। I think कि हमें उसको as a tool यूज़ करना चाहिए, because worldwide this tool is being used for a lot of years। तो अगर हम इसको अपने काम पे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने काम को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो बजाय कि हम इस डिबेट पे पढ़े, इट्स मच बेटर कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं हम उनको सीखें, यूटिलाइज करें और अपने काम को बहुत बेहतर बनाएं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप इसी तरह से बेहतरीन करें, अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, नए नए आइडियाज़ जनरेट करें। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में आईटी की फील्ड में स्पेशली एक एआई से रिलेटेड जो है एक सब ब्रांच वो इतनी तरक्की करे कि हमारा जो यहाँ का यंग टैलेंट है उन्हें बाहर के ममालिक में जाने की जरूरत ना पड़े, पर काम करें, मुस्तफीद हों। तो नाजरीन, अब हम अपने इंतहाई आम सेगमेंट कुरान एंड साइंस की तरफ बढ़ेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ऐसी किताब है और इल्म है जो पूरी इंसानियत के लिए ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी हिदायत का ज़रिया है। कुरान मजीद में साइंसी इल्म को भी इंतहाई अहमियत दी गई है। हम कुरान मजीद और जोग्राफिया के दरमियान ताल्लुक़ पर बात कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता सेगमेंट में हमने ह्यूमन और फिजिकल जोग्राफिया पर बात की थी, और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं अब्दुल सलाम साहब। आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज जी सबसे पहले तो एक मैं थोड़ी सी ना जो सवालात आते हैं आपके प्रोग्राम के बाद, उसमें एक थोड़ी सी मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि कुरान में साइंटिफिक इशारों का मकसद क्या है और हम क्यों इस रेलेवेंस से पढ़ रहे हैं। एक्चुअल अल्लाह ताला ने इंसान की जो तख्लीक की ना, वो इसलिए की, उसको ज़मीन का खलीफा बनाया और ताकि वो उस नेचर को तस्खीर कर सके।
ठीक है, नेचर को तस्खीर करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, आप ये इंसान ने ये देखा कि एक लकड़ी का बड़ा सा दरख्त जो है वो पानी पे तैर रहा है, सही। लेकिन एक लोहे की छोटी सी सुई वो पानी में डूब जाती है। वो ये एक नेचर है, ठीक है। अब इंसान ने क्या किया, उस नेचर में इंटरफेयर की और लोहे की उस नेचर के ऊपर काबू पाया। उसने देखा कि जो उछाल की कुव्वत है वो उसके वेट और उसके सरफेस एरिया से प्रोपोर्शनेट होती है, तो उसने अब देखें कि लोहे को भी तरा दिया पानी के ऊपर। कितने बड़े बड़े शिप बने हुए हैं और वो चल रहे हैं, ठीक है। तो उसने नेचर को तस्खीर किया। तो कुरान में साइंटिफिक इशारे देने का मकसद ये था कि तुम नेचर को तस्खीर करो, उसको फतह करो नेचर को। तो अब आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ उसमें ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने कहा कि मेरे इस नबी से आने से पहले इंसानियत गुमराही में मुब्तला थी। बेशक। तो मैं उस पर देखता होता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के सारे साइंटिफिक नज़रियात जो है ना वो आज गलत साबित हो चुके हैं। इसका मतलब वो सारा कुछ ही गुमराही थी। तो पानी जो है ना जी, आज पानी पे थोड़ी सी बात करते हैं। जी जी। वाटर साइकिल पे कि पानी जो है ये, चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा और साइंस ने भी बाद में इसे प्रूव कर दिया कि हर हयात जो है वो पानी से पैदा हुई है। वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हई, ठीक है। और इसी तरह सर विलियम जेम्स ने कहा कि ऑल लाइफ इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर। बिल्कुल दोनों पैरेलल जुमले हैं। तो इंसान चूँकि पानी से, हयात पानी से तख्लीक हुई, इंसान की ज़िंदगी पानी पे डिपेंडेंट है, और फिर जो कुछ इंसान खाता पीता है वो भी पानी से ही, उनकी ज़िंदगी भी पानी पे डिपेंडेंट है। तो पानी बहुत अहमियत रखता है इंसान की ज़िंदगी में। तो शुरू से ही पानी के बारे में इंसान तजस्सुस में मुब्तला था कि ये कहाँ से आ रहा है। सही। तो आप भी देखें ना कि पता नहीं कितने करोड़ों साल से लाइफ जो है इस प्लेनेट पे चल रही है, और पानी उस लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसके बावजूद पानी ख़त्म नहीं हो रहा। पानी आई जा रहा है, हम यूज़ किए जा रहे हैं, पानी आई जा रहा है, यूज़ किए जा रहे हैं। तो पहल जो था ना, जो साइंटिफिक नज़रियात थे वो प्लेटो और एरिस्टोटल के थे। और वो उन्होंने ये दुनिया को ये बताया हुआ था कि जो हवाएं हैं ना जी, ये समुंदर की सरफेस से पानी को उड़ाती हैं और इंटीरियर ऑफ द लैंड में ला के फेंक देती हैं, जिसको हम रेन कहते हैं। सही, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इंटीरियर ऑफ लैंड में जब गिरता है पानी तो वो ज़मीन में जज़ब होता है। तो वहाँ उन्होंने कहा जी कि सीक्रेट रास्ते हैं, खुफिया कोई रास्ते हैं, जिसका अरिस्टोटल ने नाम रखा टार्टेरस। वो टार्टेरस उसने रास्तों का नाम रखा कि उनके ज़रिए पानी वापस जो है वो समुंदर में आता है और फिर हवा उसको उछालती है और बारिश बन जाती है। सही। अच्छा, इस पे पूरी ना कायम रही, मेरा मतलब है साइंटिफिक थ्योरी इसी के ऊपर चलता रहा। अब 1580 में, 16वीं सदी में सर बर्नार्ड पैलेसी जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बात ही सारी गलत है। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ये पानी जो है ना ये एवेपोरेट होता है समुंदर का, ऊपर जाता है गैस फॉर्म में। सही। और फिर ऊपर जाके तो हवाओं की वजह से ठंडा होता है, और फिर हवाएं जो हैं वो उसको बादल बनाती हैं, और हवाएं जो हैं वो छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों को इकट्ठा करती है, बड़ा बादल बनाती है, और वो बड़ा बादल जब जो है उसका बोझ हैवी हो जाता है और उसमें वो फिर ज़मीन के ऊपर गिरता है। सही। अब इन अफसोस की बात ये है कि ये देखें, कुरान आया अब 7वीं सदी ईस्वी में। सही। ठीक है जी, 600 कुछ में, और ये वाटर साइकिल बयान हो रहा है 1580 में, 16वीं सदी में। अब देखें इसके दरमियान तकरीबन 1000 साल, 900 साल का वक्फा बन जाता है। सही। लेकिन कुरान वो हूबहू वही बात कर रहा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो बर्नार्ड पैलेसी ने की, और एक जगह नहीं कर रहा था, 10-15 जगह के ऊपर कर रहा था। मैं 3-4 आपको रेफरेंस दे देता हूँ। सूरह नूर की जो आयत नंबर 48 और सूरह आराफ की जो है वो आयत नंबर 57, इन दोनों को आप मिला के पढ़ें तो ये सेम वही वाटर साइकिल है, एग्जैक्ट डिटो अल्फाज में वही वाटर साइकिल है जो बर्नार्ड पैलेसी ने बयान किया है। और ये हम जो थे, हम सोए हुए थे,
ठीक है, इस वाटर साइकिल को एक्सप्लोर करके उन्होंने दुनिया में बहुत सारी इजादात की, मौसमों पे कंट्रोल हासिल किया, मौसम की प्रेडिक्शन के बारे में कंट्रोल हासिल किया, फसलों को उगा, अब वो आर्टिफिशियल रेन पे भी चले गए हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये सारे का सारा वाटर साइकिल को कंट्रोल था। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था कि मकसद क्या है कि तुम नेचर को तस्खीर करो। ठीक है, तो उन्होंने इसको ढूंढा और नेचर को तस्खीर कर लिया। हमें अल्लाह बार बार ये कह रहा था, और अल्लाह ताला इस जो आयात मैंने बताई हैं, एक में अल्लाह ताला ये कहती है कि तुम अकल वालों गौर क्यों नहीं करते। हाँ जी, और एक में अल्लाह कहती है तुम अभी भी अल्लाह से नहीं डरते, या अभी भी अल्लाह से नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, कि तुम्हें मैं ये वाज़ेह हकीकतें बयान कर रहा हूँ। एग्जैक्ट वही अल्लाह ताला ने इन 2 आयात में वाटर साइकिल बयान किया कि हवाएं जो हैं ये उठाती हैं, और अल्लाह ने लफ्ज़ यूज़ किया कि मेरा मतलब है जिस तरह समझ लें कि इम्प्रेगनेट होती हैं हवाएं और बोझल हो जाती हैं, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों को तय बतय मिला देती हैं बादल के, और फिर एक बड़ा सा पहाड़ बनाती हैं, और उसमें से फिर अल्लाह पानी बरसाता है, और वो पानी जो है वो मुर्दा ज़मीन के ऊपर गिरता है, और ज़मीन जो है वो फिर आपके लिए अनाज और गल्ला पैदा करती है। तो ये एग्जैक्ट वही अल्फाज हैं जो वाटर साइकिल के हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊंगा आज, कि वाटर साइकिल में कंडेंसेशन का प्रोसेस भी बयान किया गया था कि स्नोफॉल कैसे होता है, ओले कैसे पड़ते हैं। तो सूरह मेरा ख्याल है आ जाती है आराफ के बाद सूरह नूर। सूरह नूर की आयत नंबर 24 में एग्जैक्ट कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है ना वो बयान किया गया है, बिल्कुल उसी तरह स्नो फ्लेक्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और लफ्ज़ बारदन का यूज़ किया गया है कि इससे बर्फ़ आती है। सही, ठीक है, और मसलन अल्लाह ताला ने कहा कि ये पहाड़ पानी है, हवाएं जो हैं ये बादलों को लेके चलती हैं, और फिर माउंटेन्स बन जाते हैं बादलों के। ठीक है, और अगर अभी कभी आपने एयर ट्रैवल किया हो तो जहाज जब बादलों के ऊपर चला जाता है जी। तो नीचे आप खिड़की के साथ आप बैठे हो तो ऐसे लगता है कि पहाड़ बिल्कुल पहाड़ों का एक सिलसिला है, दरअसल वो बादल होते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला कहता है कि इसमें फिर बर्फ इसमें से गिरती है। ठीक है, और बकायदा लफ्ज़ यूज़ करता है अल्लाह ताला बर्फ का, भारत का। ठीक है ना, और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो फिर मैं जिसको चाहता हूँ जिसकी तरफ उसको मोड़ देता हूँ। तो ये पूरा स्नो फॉलिंग का, स्नो फ्लेक्स एंड हेल स्टॉर्म का जो है ना जी, ये पूरा प्रोसेस जो है वो इस आयत में सूरह नूर की जो आयत है ना, इसमें अल्लाह ताला ने बयान किया है, और ये वो एग्जैक्ट वही है। तो इसके ऊपर भी हमने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। सही बात है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत आयत आती है, और वो आज मैं आपको मेरा मतलब हैरान करूंगा उसके ऊपर। ये आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी एक गुफ्तगू होगी कि दुनिया अभी पहुंची है वहां तक, अभी ये कुछ समझ लेंगे 15, 20, 40 साल के ऊपर। ठीक है, कुरान सूरह राद की आयत नंबर 17 में कुछ बयान कर रहा है। कुरान कह रहे हैं कि बारिश गिरती है और फिर नदी नाले अपनी मिकदार के मुताबिक बह निकलते हैं। ये अब मैं कुरान का तर्जुमा आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कि नदी नाले अपनी मिकदार के मुताबिक बह निकलते हैं, पानी के ऊपर जाग उड़ती है। सही, ठीक है, इस जाग में वो भी होता है जिसको तुम आग पे पगलाते हो और जेवरात बनाते हो और दूसरा सामान बनाते हो, और फिर जाग जो है वो तो उड़ जाती है, और वो चीज़ जो इंसानों के मुनाफा के लिए होती है वो ज़मीन पर बैठ जाती है। अब ये ज़रा गौर करें इसके ऊपर कि अल्लाह क्या कह रहा है और इंसान जो है ना ये कहाँ तक गया। ये मैं आपको एग्जैक्ट जो है ना जी उसका तर्जमा बता देता हूँ। उसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े जाग को उठा लिया, और इस चीज़ में भी जिसको आग में डालकर जलाते हो जेवर या साजो सामान के लिए, इसी तरह जाग है। इसी तरह अल्लाह हक और बातल की मसाल बयान करता है। अब जाग तो नकारा होकर उड़ जाता है, लेकिन जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ है वो ज़मीन पर बैठ जाती है। अल्लाह इसी तरह मसालें बयान करता है। और ये फ़ा यम कुसू फिल अर्द यानी बैठ जाना जो है ना ज़मीन के ऊपर,
अब इसमें अल्लाह ने, और मसलन अल्लाह ने आपको एक प्लेसर गोल्ड के बारे में बताया है। अब सलाम कौन सी सूरत और कौन सी आयत है? सर ये सूरह राद की है, सूरह राद, आयत नंबर 70। ठीक है, ठीक है जी। अब ये प्लेसर गोल्ड की टेक्नोलॉजी है, मोस्ट रीसेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। अल्लाह कह रहा है कि दरियाओं के पानी में मैंने तुम्हारे लिए सोना रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। ठीक है, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं मैं उनको इसी वक्त गुजारिश करूंगा, अभी गूगल पे जाएं और प्लेसर गोल्ड को जाके सर्च करें, आपको बताएगा कि प्लेसर गोल्ड सिर्फ दरियाओं में होता है। और अल्लाह यहाँ वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि उससे जिसको तुम आग में तपाते हो और फिर उससे जेवरात बनाते हो, और दूसरा यानी हैवी मेटल जो है, एक्चुअली ये प्रोसेस ये होता है कि किसी पहाड़ में, किसी कान में से, किसी गार में कहीं से कहीं कोई हैवी मेटल्स के ज़खायर होते हैं मिनरल्स की शक्ल में। वो जब दरिया बह रहा होता है तो वो पानी के साथ साथ उसके छोटे छोटे ज़रात आते जाते हैं जी, ऐसे। ठीक है जी। वो ज़रात पानी उछल रहा होता है तो वो जाग बनती है। जब वो सेटलमेंट होती है ना तो आहिस्ता 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 वो ज़रात जो है वो नीचे बैठते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, हमारा दरिया सिंध जो है दैट्स अ रिच ऑफ प्लेसर गोल्ड। और रब्बे काबा की कसम के मैंने वहाँ से रेत मंगवा के अपने दफ्तर में रंग महल से सनियारे मंगवा के उसको गर्म करके उसमें से सोना भी निकाला था। अच्छा। और वो सोने की वो एक केस था मेरे पास, उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन ये वाकई आई प्रैक्टिकली परफॉर्म दिस थिंग इन माई ऑफिस, रंग महल से सनियारे बुला के और उस पानी की उस रेत से हमने सोना निकाला था। और हाँ, प्लेसर गोल्ड बकायदा 91.9% प्योरिटी थी उस गोल्ड की। ठीक है, और आप अंदाजा करें और अल्लाह आपको क्या दे। मुझे अफसोस की बात ये कहना पड़ती है कि अल्लाह ने आपको इस किताब में पता नहीं कौन कौन से खजानों से, और हम इस किताब को मानते भी हैं, इस पे ईमान भी रखते हैं और इसे पसे पुश्त भी डालते हैं। हमने इसको पढ़ा ही नहीं, हमने इसको देखा ही नहीं, ये क्या रही है। हमने दम दरूद की किताब बना दिया। हुकूमती सतह पर दरियाफ्त, हुकूमती सतह पर पता है उनको, इसके ऊपर एक स्कैंडल भी हुआ था। उसी स्कैंडल को मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। वो मैं तरफ नहीं जाता, लेकिन दरियाए सिंध की जो साहिल है और तरबेला डैम की जो रेत है दैट इज रिच विद द प्लेसर गोल्ड। ठीक है ना। और ये अल्लाह ताला बता रहे हैं आपको कुरान में कि यार 1400 साल पहले का बताया हुआ था। आज अगर तुमने इस कुरान को पढ़ा होता, उसके ऊपर गौर किया होता, कहां से कहां पहुंच अल्लाह तुम्हें क्या कह रहा है, तुम कहां से कहां पहुंच जाते। ये अब आपको कोई बात नहीं बता सकता जब तक वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ेगा। आज के दौर का इंसान कुरान को समझ ही नहीं सकता जब तक वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इल्म हासिल नहीं करेगा। ठीक है ना। इसलिए ये इसको बराए मेहरबानी इसको पढ़ना शुरू करें, इसको खत्म और कुल और दम दरूद की किताब ना बनाएं। दिस इज द मैनुअल ऑफ द यूनिवर्स, और ये भेजा गया है आपको दुनिया में हुक्मरानी करवाने के लिए। ये भी तो कहा गया अकल वालों की निशानियां, अकल वालों के लिए निशानियां। अब्दुल सलाम साहब, बड़ी खूबसूरत आपने आज की भी बात की, और मेरे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि दरियाए सिंध की मिट्टी के अंदर सोना है। तो अब तो आप बड़े लोगों ने वहां जाके चेक करना है। आप प्लेसर गोल्ड कर ले, आप सर्च कर लीजिएगा प्लेसर गोल्ड लिखे, तरबेला और सिंध जी, तरबेला और सिंध में जी तरबेला की अपस्ट्रीम में अगर आप दरियाए अटक से अपस्ट्रीम की तरफ जाएं तो आपको अभी भी लोग सोना ढूंढते हुए मिलते हैं। मैं देख के मिल के आया उनसे। अब्दुल सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल दोबारा अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे नए मौज़ूआत को लेकर। आज के लिए मुझे और शहरबानों को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।